के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में। मैं हूं अदिति शर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी में हो रही नई नई गतिविधियों की जानकारी। और आज भी कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए। विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, क्या कुछ खास है इन तीनों सेगमेंट्स में, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। कार्यक्रम में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान से। हमारे देश में पशुपालक भाई बहन कई वर्षों से बकरी पालन से जुड़े हुए हैं और इसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह ले लेना भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दुवासो स्थित हमारे संस्थान में किस तरह से हमारे वैज्ञानिक बकरी पालन के क्षेत्र में बदलाव के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, आज हमारे इस सेगमेंट में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे इस सेगमेंट के जरिए। हमारे देश में ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान बकरी पालन का काम कर रहे हैं। इनके पास इन काम के बारे में आधुनिक जानकारी नहीं है और न ही इन्हें नए अनुसंधानों का पता है। यही वजह है ये पुराने तरीकों पर जमे हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन रहा है। जो भी तंदुरुस्त बकरा इनके रेवड़ में होता है उसे बेचने में जल्दबाजी करते हैं, जबकि ये बकरा उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। आज के समय में अगर हमको अच्छी आय अर्जित करनी है तो बकरी एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, एक बहुत अच्छा जरिया है आय इकट्ठा करने का, आय एकत्रित करने का, आय पाने का, लेकिन तब जब उसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हमारे बकरी पालक हैं, अधिकांशतः बकरी पालक सिर्फ बकरी को पालते हैं, वो वैज्ञानिक तरीकों को अपने बकरी पालन में नहीं उपयोग करते। ऐसा नहीं है कि वो उपयोग करना नहीं चाहते। जो संसाधन या जिन माध्यमों से उनको ये वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है, उन जानकारियों का, उन स्रोतों का अभाव है। इस कारण से संपूर्णता जानकारी उतने बड़े समूह में कृषकों के पास या बकरी पालकों के पास नहीं पहुंच पाती। तो विश्वविद्यालय का ये प्रयास रहा है कि वर्तमान परिस्थिति और परिवेश में जो कमियां हमको दिखाई दे रही हैं, जिनका सुधार करके एक किसान भाई अपनी बकरी पालन के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर सकता है, उन सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर स्थापित करना, उनको किसानों तक पहुँचाना, नवीनतम जो शोध कार्य हो रहे हैं उनको यहाँ पहले एक्सपेरिमेंट करना इस यूनिट के ऊपर, उसमें यदि कोई सुधार संभव है तो वो सुधार करना, और करने के बाद विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से या विभिन्न उत्पादों के माध्यम से उन चीज़ों को किसान भाइयों तक पहुंचाना, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। तंदुरुस्त बकरे में स्वस्थ वीर्य होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान का बकरी प्रक्षेत्र अच्छी नस्ल के वीर्य का संवर्धन कर रहा है। फिर हिमकृत वीर्य को राज्य सरकारों और निजी संस्थानों को दे रहा है, जहां से किसानों तक पहुंच रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसानों तक अच्छा और स्वस्थ वीर्य पहुंच सके। तो हमारी एक इकाई यहाँ पर वीर्य उत्पादन की है, दूसरी इकाई जो है हमारी वीर्य विश्लेषण की है। जैसे सपोज करिए कि किसी भी स्टेट में बकरे बांटे जाते हैं या कोई भी किसान अच्छे बकरे रखना चाहता है और एक अच्छी आधुनिक बकरी पालन करना चाहता है, तो यहाँ पर समय समय पर अपने बकरों की जाँच करा सकता है, उनके वीर्य की जाँच करा सकता है, जिससे कि उनका जो कंसेप्शन रेट है, जो उनके बच्चा मतलब जो मीटिंग में उनको सहयोग हो सकता है। यदि कोई बीमारी होगी तो वो फैलेगी नहीं, जिससे कि किसान को आय में वृद्धि होगी। बकरी सिर्फ मांस उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि इसका दूध और मींगनी भी बड़े काम की है।
खास तौर से चिकनगुनिया और इसी तरह की दूसरी बीमारियां फैलने पर बकरी के दूध की मांग बढ़ जाती है और मींगनियों से बेहतरीन कंपोस्ट खाद तैयार की जा सकती है। आज के समय में हम बकरी पालन की जब बात करते हैं तो बकरी को मांस के लिए सोचा जाता है, लेकिन आपको सब लोगों को ये चीज़ मालूम है कि डेंगू और चिकनगुनिया में बकरी के दूध के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं है कि फ़ायदा होता है या नहीं होता, बट सामाजिक तौर से दाम बढ़ जाते हैं और इस दाम बढ़ने का फ़ायदा हमारे भूमिहीन या छोटे किसानों को आराम से मिल सकता है। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई जो हैं वो बकरी की जो मींगड़ी होती है या बकरी का बचा हुआ खाना जो होता है उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ हमने प्रयास ये किया है कि हम उस मींगड़ी से मींगड़ी की खाद अच्छी बनाएं, किस रूप में, उपयोगी खाद, और जो उनका भूसा बचा हुआ होता है उससे वर्मी कंपोस्ट बनाएं, जिससे कि बकरी से उत्पन्न होने वाला या बकरी से बचने वाला कोई भी पदार्थ वेस्ट ना जाए। तो जो हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है हमारी सरकार का कि वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू बेस्ट, तो हम काम कर रहे हैं और उसी आधार पर काम करने की वजह से आज हम इस स्थिति में हैं कि इस फार्म पे जहाँ 500 बकरियां हैं वहाँ एक भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। हर चीज़ कन्वर्ट हो जाती है या तो पैसे में मीन्स प्रोडक्ट के रूप में, जिससे कि आप आय ले सकते हो, जैसे कि खाद। तो वर्तमान में आज तक या कुछ समय पूर्व तक जो एक विश्वास था कि बकरी पालन मांस के लिए, बकरी को बेचने के लिए किया जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने बकरी के दूध को पॉस्चराइज करने का भी फैसला किया है। इस दूध से पनीर वगैरह तैयार किया जाएगा। पनीर के लिए दूध किसानों से खरीदा जाएगा, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है कि गोट मतलब बकरी के दूध के व्यवसाय में किसानों की मदद करे, जिसके लिए विश्वविद्यालय में अब एक बकरियों के लिए पॉस्चराइजेशन प्लांट, पनीर का, चीज़ का, फ्लेवर्ड मिल्क का प्लांट यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। और आने वाले भविष्य में हम लोग आने वाले समय 2021 में ये प्रयास है हमारा कि यहाँ पर किसानों से दूध लिया जाए और दूध लेने के बाद यहाँ उसे प्रोसेस किया जाए, जिससे किसानों को न केवल अपने पशुओं को बेच के, अपितु जो किसान गौ संवर्धन नहीं कर सकते या गौ पालन के लिए सक्षम नहीं और बकरी पालन कर रहे हैं, उन किसानों को सिर्फ बकरी बेचने के अलावा दूध से भी प्रतिदिन की आय मिल सके। और जो हमारे प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, हमारा प्रयास है कि हम एक ये नया आयाम जोड़ने के बाद निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी करने में सहयोग कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। वर्तमान समय में हमारे किसान भाई बहन यानी कि आप लोग अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, इन जानकारियों के लिए आइए नजर डालें इस माह के कृषि कैलेंडर पर। कद्दू वर्गीय फसलों जैसे लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा और तरबूज आदि की अगेती फसल की बुआई संपन्न कर लें। किसान भाई मिर्च की पौध पॉली हाउस में तैयार कर सकते हैं। गोभी वर्गीय फसलों में निराई गुड़ाई का कार्य कर लें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी आदि की रोपाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। हमारे
इस सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी सफल महिला किसान से जिन्होंने अपनी नई सोच और कड़ी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में ये सफलता हासिल की है, ये मुकाम हासिल किया है। क्या है उनकी कामयाबी की दास्तान और किस तरह से वो अन्य लोगों को भी अपनी सफलता से प्रेरित कर रही हैं, आइए जानते हैं। एक छोटे से गांव पथरौटा की संघर्षशील किसान शिवलता महतो केवल 1.25 हेक्टेयर भूमि की स्वामिनी हैं। इन्होंने चना उत्पादन में 19 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई। इतना उत्पादन तो विपुल उत्पादन देने वाली फसल गेहूं का भी नहीं मिल पाता। कुछ अपने पति से और कुछ कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेकर शिवलता ने खेती का औरों से अलग हटकर रास्ता अपनाया। उनके सामने चुनौती ये थी कि भूमि कम थी और सिंचाई का साधन भी अपर्याप्त। ऐसे में चने की फसल लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कृषि विभाग के द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों से मिली समझाइश का उपयोग कर उन्होंने उन्नत बीज अपनाने का निर्णय भी लिया। प्रदेश के ग्वालियर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किस्म RVS 202 का प्रमाणित बीज लिया गया। जैविक खाद को रासायनिक उर्वरक की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। पौध संरक्षण औषधियों की तो बहुत कम जरूरत पड़ी, लेकिन फसल को प्यार दुलार बहुत ज्यादा मिला। शिवलता के कान में आज भी वो नगाड़े गूंज रहे हैं जो उनके स्वागत में दिल्ली से कृषि कर्मण अवार्ड लेकर लौटने पर गांव के लोगों ने बजवाए थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री से सम्मानित होना उनके लिए आज भी सपने जैसा ही है। शिवलता को पुरस्कार मिलने की सूचना भी तब प्राप्त हुई थी जब वे अपने खेतों में से कचरा निकाल रही थी। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी में कई आपके मन में ऐसे सवाल आते होंगे जिनके जवाब हमारे वैज्ञानिक आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं और ये एक जरिया है, हमारा कार्यक्रम एक जरिया है उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे वैज्ञानिक आप तक पहुंचा रहे हैं, आइए देखते हैं। जितेंद्र कुमार जी जो पूछ रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से, गोभी की फसल में पोटास कितनी मात्रा में डालें? गोभी की फसल में 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है यदि आप अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, तो आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए हमारी सरकार 3 नए कृषि कानून लाई है। क्या है ये कानून, किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभान्वित हो सकते हैं, आइए जानते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है।
जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, और मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। हाल ही में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ अन्य अधिकारियों ने किसान संगठनों से वार्ता की, और इस वार्ता में किन अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, आइए आपको दिखाते हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी ने दिनांक 30 दिसंबर 2020 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से छठे दौर की वार्ता की। माननीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सरकार के प्रयासों से पुनः अवगत कराया। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अनुशासनात्मक तरीके से किए जाने पर धन्यवाद दिया। किसान प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दे पर समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दों पर सरकार के समक्ष अपने विचार रखे, जिस पर सरकार ने उन्हें योग्य निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि खेती किसानी में मौसम का बहुत ही महत्व होता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम समय समय पर मौसम की जानकारी हासिल करते रहें। तो कैसा रहने वाला है आगे आने वाले दिनों का मौसम, आइए जानें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का अनुमान। पंजाब के कई इलाकों में बरसात के आसार, शीतलहर चलने की भी है संभावना। हरियाणा में दोपहर में मौसम सर्द रहने के आसार, कुछ स्थानों पर बारिश की भी है संभावना। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान। केरल में ज्यादातर इलाकों में बरसात के हैं आसार।
किसान यानी कि आप लोग खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं और उसका अच्छा मूल्य आप लोगों को मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मंडियों में निरंतर निगरानी बनाए रखें। तो कैसा है मंडी भाव, आइए आपको बताते हैं। सेब का मंडी भाव। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सेब का मंडी भाव 9,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं कांगड़ा मंडी में इसका भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मंडी शहर में सेब का भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की अखनूर मंडी में सेब का मंडी भाव 5,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं कठुआ मंडी में सेब का भाव 5,250 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। रियासी मंडी में सेब का भाव 4,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सेब का मंडी भाव 6,600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं मथुरा मंडी में इसका भाव 5,200 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इलाहाबाद मंडी में इसका भाव 6,350 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हमारे किसान भाई बहन घर बैठे ही कृषि जगत से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सके, इसके लिए कई तरह की मोबाइल ऐप्स तैयार की गई हैं, विकसित की गई हैं। उन्हीं में से एक के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आइए जानते हैं इस मोबाइल ऐप के बारे में। ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। यह किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। यह किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेतों की फसलों और सब्जियों और पशु चारा से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में हम नजर डालेंगे हमारी ट्विटर प्लेट पर। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास हमारी आज की ट्विटर प्लेट में। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज के अंक में जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 57, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।